हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हमने आपको जो है कुछ दिन पहले आपको बताया गया था सेल के बारे में, और सेल में विशेष रूप से माइटोकॉन्ड्रिया की चर्चा की है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आज हम बात करेंगे आपसे अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, कितने प्रकार की होती है, क्या इसके कार्य होते हैं, सारी चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं आपको लेकर के इंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। तो इंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है। इंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, ये एक प्रकार का सेल ऑर्गन्स होता है। सेल ऑर्गन्स बोले तो एक प्रकार का कोशिका है। पूछा जाए कहाँ पाया जाएगा, तो ये सेल के अंदर पाया जाएगा। फिर एक बात आती है कि आखिर ये किस सेल के अंदर होगा। तो आप सब जानते हैं कि जो कोशिकाएं हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की हैं, एक प्रोकैरियोटिक है, एक यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक के पास ये नहीं पाई जाती। इंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। आखिर होती कहाँ है? यूकैरियोटिक कोशिका के पास। किसके पास होती है? यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक में किसके पास होती है? यूकैरियोटिक में आप कहेंगे कि प्लांट्स के पास होती है या एनिमल के पास होती है, तो दोनों के पास पाई जाती है। प्लांट सेल में भी पाई जाती है, एनिमल सेल में भी पाई जाती है। तो इंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है अंतःद्रव्य जालिका। क्या कहा जाता है? अंतःद्रव्य जालिका, या इसी को आप कहते हैं अंतःप्रदव्य जालिका। दोनों सही है। ये ना परेशान होना कि ये अंतःद्रव्य कहें कि प्रदव्य कहें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। यानी कि चाहे ये शब्द बोलिए अंतःप्रदव्य, हाँ सही है, या इसको बोलिए, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो और दूसरी बात यह है कि और अच्छा करना चाहते हैं तो इसका इंग्लिश याद रखिए, इंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे अच्छा। इसको आप शार्ट में बोलते हैं, शार्ट में इसको बोला जाता है ER। इसका शार्ट नेम क्या है? ER। ER का मतलब इंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसके खोज की बात की जाए तो खोज की करता इसके हैं 1945 में KR पोर्टल महोदय ने किया था। KR पोर्टल महोदय थे, उन्होंने इसकी खोज किया था 1945 में। और देखा जाए तो ये सेल में पाई जाती है, और ये चपटी संरचना होती है। कैसी होती है? चपटी। कहाँ रहती है? साइटोप्लाज्म में फैली रहती है। कहाँ फैली होती है? साइटोप्लाज्म में। कैसी होती है? चपटी होती है। चपटी से संरचना होती है जो साइटोप्लाज्म के में पूरी तरीके से फैली रहती है। और अंदर का एक तरीके से जो है साइटोप्लाज्म में अंदर साइड एक जाल बनाती है। एक क्या बनाती है? अंदर साइड एक जो है जाल बनाती है। जाल के तरीके अंदर से जो है बिखरा हुआ होता है पूरा इंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ बिखरा होता है? सेल के अंदर। कहाँ होता है? सेल के अंदर ये बिखरी होती है पूरी तरीके से। अब अगर बात की जाए कि एक ये फैली रहती है, किस प्रकार से फैली रहती है, तो इसको कहेंगे एक नेटवर्क के तरीके। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर
और ये पहले कहाँ है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क के तरीके की संरचना फैली होती है, फ्लैटेंट होती है, चपटी होती है, ये संरचना कहलाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कुछ इस प्रकार से पूरे जो है सेल के अंदर ये फैली होती है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात की जाए तो इसके पास कितने क्या क्या इसके अंग होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जैसे आप जानते हैं कि न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन धागा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है, तो जैसे उसके पास ये सारे अंग होते हैं उसी प्रकार की इनमें भी कुछ अंग हैं इनसे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करते हैं। क्या क्या है? एक ये पतली सी संरचनाएं होती हैं, ये पतली सी ऐसे नलिकाकार जो संरचनाएं होती हैं ये अनब्रांच्ड होती है। क्या होती है? अनब्रांच होती है, इनके पास कोई ब्रांच नहीं होती है, विदाउट ब्रांच होती है और इनको बोला जाता है सिस्टर्नी। क्या बोला जाता है? इनको सिस्टर्नी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिस्टर्नी। अनब्रांच होती हैं और ये दो टाइप की होती है और एक होती है इनके पास राइबोसोम चिपके हुए होती हैं तो इसको ग्रैन्युलर बोलते हैं, रवेदार, और दूसरी होती है विदाउट राइबोसोम की, उसको बोला जाता है स्मूथ। और इसी के आधार पर राइबोसोम की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में आगे चल के बांट दिया गया है। लेकिन आप अभी के लिए केवल इतना समझिए कि इसके पास जो पहला अंग है, पहले अंग का नाम सिस्टर्नी है, दूसरा कुछ ये गोल ये राउंड लाइक स्ट्रक्चर, ये गोल गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको वेसिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेसिकल। इसके बाद फिर एक और होता है जिसका शेप और साइज बिल्कुल अनियमित होता है, कोई निश्चित नहीं होता है, नलिकाकार ये संरचनाएं होती हैं, इनको ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। तो एक हो गया ट्यूब्यूल्स, एक हो गया सिस्टर्नी, एक हो गया वेसिकल। तो 1, 2 और 3, इसके 3 पार्ट होते हैं। किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले पार्ट का नाम क्या है? सिस्टर्नी। कैसी होती है? अनब्रांच होती है, नलिकाकार होती है, कोई स्मूथ होती है तो कोई जो है रफ होती है। रफ का मतलब उसके पास जो खुरदुरापन रहता है। इसके बाद होता है वेसिकल, ये गोल आकार राउंड आकार का होता है और एक होता है ट्यूब्यूल्स जो होते हैं अनियमित शेप और साइज के होते हैं। ये एक प्रकार की ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना दिखाई गई है आपको और यहाँ पे ये सब पूरा दर्शाया गया है कि कौन क्या है। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसका नाम बताइए अब क्या होगा? तो इसका नाम क्या है? सिस्टर्नी है। ये क्या है? वेसिकल। ये क्या है? वेसिकल। तो फिर ये क्या है? ये ट्यूब्यूल। इस प्रकार से ये एक क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना दिख रही है। अब अगर बात की जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये आखिर होता कितने प्रकार का? कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो ये 2 प्रकार का होता है। सिस्टर्नी में ध्यान दीजिएगा, सिस्टर्नी में जो ये सिस्टर्नी ये देख रहे हैं ये वाले से सिस्टर्नी में राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है। फिर से समझिए, सिस्टर्नी में राइबोसोम की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है। एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास
राइबोसोम नहीं होते हैं। तो राइबोसोम नहीं होते हैं तो उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। और एक ऐसी होती है जिसके पास सिस्टर्नी में राइबोसोम एक तरफ से पूरा लगे होते हैं, उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे चल करके दो भागों में बच जाता है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। आइए आपको ले चलते हैं रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। जो स्मूथ होती है उसका क्या कार्य होता है और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका क्या कार्य है, दोनों का समझिए। चलिए, चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो इसको सबसे पहली बात ये है कि अग्रैन्युलर होता है, अग्रैन्युलर, यानी इसके पास रवे या दाने, रवे रवे दाने या आप कहेंगे राइबोसोम अवशेष, इसके पास राइबोसोम अब्सेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम क्या होता है? अब्सेंट होता है। राइबोसोम अब्सेंट होता है, नहीं, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। दाने या रवे इसके पास अब्सेंट होते हैं, या तो कह लीजिए राइबोसोम अब्सेंट होता है। दाने या रवे बिल्कुल अब्सेंट होते हैं, कहने का मतलब ये ऐसी होती है, ऐसी, ना इसके पास कोई दाना है, ना कोई इसके पास रवा है, ना कोई इसके पास राइबोसोम है। कहने का मतलब इसके पास कुछ नहीं है, अर्थात ये पूरी तरीके से क्या होती है, अर्थात पूरी तरीके से चिकनी होती है। ये ग्रैन्युलर का मतलब होता है रवेदार। यहाँ पे आ लगा है, यहाँ पे क्या लगा है? आ लगा है। तो आ का मतलब आ, ग्रैन्युलर का मतलब ये हुआ कि रवे या दाने बिल्कुल से क्या है? अब्सेंट। रवे या दाने क्या है? पूरी तरीके से अब्सेंट है। तो इसको कहते हैं चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। क्या कहा जाता है? चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। अब ये बनती कैसे हैं? कंपोज्ड बाई ट्यूब्यूल्स, कंपोज्ड बाई ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी से ये बनी होती है। अब करती क्या है? लिपिड का उपापचय करती है। लिपिड का क्या करती है? उपापचय। उपापचय का मतलब मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसका करती है? लिपिड का करती है। कौन करती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद कुछ मात्रा में ये कहाँ पाई जाती है? तो मेल की वृषण में, मेल के या वृषण की जो कोशिकाएं होती इंटरस्टिशियल सेल,
वृषण की कोशिकाओं में पाई जाती है। वृषण की सेल मेल के, पुरुष के जो टेस्टिस होते हैं, अंडकोश होते हैं, अंडकोश की कोशिकाओं में पाई जाती है, जिसको टेस्टिस कहते हैं आप लोग। ये संरचना इसकी कुछ ऐसी होती है, इसमें जो ये टेस्टिस भरे हुए हैं, ये टेस्टिस की कोशिकाओं में पाई जाती है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ह्यूमन के या मेल के कहिए, मेल के टेस्टिस की जो सेल्स होती हैं, जो इंटरस्टिशियल सेल होती हैं, वहाँ पर ये पाई जाती है और स्पर्म के फॉर्मेशन में वहाँ पे जो है हेल्प करती है। उसके अलावा इस ग्लाइकोजन स्टोर करने में, ग्लाइकोजन स्टोर, ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? तो ग्लाइकोजन आप सभी जानते हैं कि लीवर में स्टोर किया जाता है, यकृत में ये काम होता है। तो लीवर की सेल जो होती है, लीवर की सेल के पास ये बहुत ज़्यादा होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है? लीवर के पास। बात समझ आ रही है? स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है, लिख देते हैं, कुछ बात करती है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है, वहां पर भी ये पाई जाती है। समझिएगा फिर से लिखा है, चिकनी अंडा प्रदब्धी जालिका कहाँ पाई जाएगी? पहली बात तो ये अग्रेनुलर है, मतलब इसके पास दाने या रवे बिल्कुल से जो है क्या है, अवशेष होते हैं। अवशेष होते हैं तो ये रहेगा कैसे? चिकनी रहेगी। चिकनी रहेगी तो कंपोज्ड बाय ट्यूब्यूल्स, यानी ट्यूब्यूल्स से ये जो है निर्मित होती है। और ये करती क्या है? सबसे पहला काम है इसका लिपिड का उपापचय करना। व्यक्ति के शरीर में गई हुई लिपिड की जो मात्रा होती है उसका मेटाबॉलिज्म करना। मेटाबॉलिज्म करना किसका काम है? एसईआर। इसको शॉर्ट में एक चीज़ हम बता देंगे आपको, इसको आप शॉर्ट में एसईआर कह सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लिपिड का मेटाबॉलिज्म करने वाला कौन है? एसईआर। समझ रहे हैं ना? फिर कह रहा है मेल के टेस्टिस की सेल्स में पाई जाती है। अंतराली कोशिकाएं जिन्हें कहा जाता है उनको इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। तो पुरुषों के जो टेस्टिस होते हैं, पुरुषों में होते हैं, वहाँ पर कोशिकाएं होती हैं जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। हिंदी में बोला जाता है अंतराली कोशिकाएं, वहाँ पर ये एसईआर पाया जाता है। ठीक है। उसके अलावा ग्लाइकोजन स्टोर करने में लीवर में होता है, यानी ग्लाइकोजन ग्लूकोज से मनुष्य का जो रक्त होता है, रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी होती है तो उसको मेंटेन करने के लिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है और कन्वर्ट करने के बाद उसको लीवर में जो है पूरा स्टोर कर दिया जाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन के रूप में जब लीवर में ये ग्लूकोज इकट्ठा होता है तो वहाँ पर लीवर में भी ये एसईआर पाई जाती है, लीवर में ये काम करवा रही है, इधर टेस्टिस में भी ये काम करवा रही है, यहाँ मेटाबॉलिज्म करवा रही है इसका, लिपिड का। इसके बाद क्या लिखा है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब आप ये बताइए, स्पर्म का मतलब जानते हो कि नहीं जानते? जल्दी बताओ। आप स्पर्म का मतलब जानते हैं? स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु। स्पर्म का मतलब क्या होगा? शुक्राणु। शुक्राणु का निर्माण कराना, टेस्टिस में शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण कराना कहलाता है। ये निर्माण होने की प्रक्रिया को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन, शुक्र जनन। तो शुक्र जनन की जो प्रोसेस होती है, शुक्राणु का फॉर्मेशन, निर्माण जो होता है जो, वो किसके द्वारा होता है? एसईआर। बहुत इंपॉर्टेंट।
स्पर्मेटोजेनेसिस में, ग्लाइकोजन स्टोर करने में, टेस्टिस में, लिपिड का मेटाबॉलिज्म करने में, ये 4 से 5 जगह जो आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर ये अपना अपना ये काम करती रहती है। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई बात समझ? कुछ मात्रा में हम थोड़ा सा यहाँ लिख रहे हैं, हमारे शरीर में जो मसल्स होती है ना, हमारे शरीर में मसल्स होती हैं, वहाँ पर एक ऊतक होता है। मसल्स के पास एक क्या होता है? ऊतक। उसका नाम है एडिपोज टिश्यू। नाम क्या है? एडिपोज टिश्यू, एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक में, ये ऊतक हमारी मांसपेशियों में एनर्जी देता है। ये ऊतक हमारी मांसपेशियों में एनर्जी देता है। और इस ऊतक के पास ये सीआर पाई जाती है। एडिपोज टिश्यू में पाई जाती है ये सीआर। इसके अलावा लिपिड का उपापचय टेस्टिस में, ग्लाइकोजन स्टोर, स्पर्मेटोजेनेसिस। याद आ रहा है? ये क्या है? ये एसईआर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ये वर्क है, फंक्शन है। आइए, इसके बाद है आपका ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रैनुलर, या इसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहने का मतलब क्या होगा? कणिकामय अंतःप्रदर्भी जालिका। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कणिकामय अंतःप्रदर्भी जालिका। जैसा कि इसका नाम ही है कणिकामय अंतःप्रदर्भी जालिका, तो इसमें बहुत से यहाँ पर इसके जो सिस्टर्नी होती है, सिस्टर्नी में बहुत से ज़्यादा काफ़ी मात्रा में राइबोसोम चिपके होते हैं। क्या चिपके होते हैं? राइबोसोम चिपके होते हैं। और राइबोसोम की वजह से इसमें खुरदुरापन आता है। क्या आता है? ये खुरदुरापन दिखता है। कैसा दिखती है ये? खुरदुरापन इसमें दिखता है, और इसीलिए कहा जाता है इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करती क्या है? सब कोई जानते हो। ये चिपका क्या है? राइबोसोम। अब दुनिया जानते हैं, आप भी जानते हैं, राइबोसोम जहाँ जाएगा वहाँ प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। तो अंतःप्रदर्भी जालिका जो कणिकामय होती है, रफ होती है, राइबोसोम वाली होती है, उसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करती है? ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। पूछा जाए क्यों, आखिर ऐसा क्यों कर रही है? तो वजह इसकी ये है कि इसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण कराना। सो इसीलिए ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती रहती है। उसके अलावा अगर बात की जाए कि इसके और क्या काम होते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा इसका एक और काम होता है। जैसे कोशिका है ना,
कोशिका, कोशिका के अंदर अगर कोई जो है विषैले पदार्थ आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, कोशिका के अंदर अगर विषैले पदार्थ आ जाते हैं तो विषैले पदार्थों को ये बाहर निकालते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन यानी टॉक्सिन जो होता है, विषैला पदार्थ होता है, विषैले पदार्थों को ये बाहर निकाल देती है। क्या करती है, विषैले पदार्थों को बाहर निकालते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम विषैले पदार्थों को बाहर करती है, कौन करती है, एसीआर करती है। इसको याद रखिएगा। जो आप अभी सुने हो स्पर्मेटोजेनेसिस और प्लेस्टिस वाला लिपिड का उपापचय, उसी में एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा, विषैले पदार्थों का जो है बिल्कुल से रिमूव कर देती है सेल से। कौन करती है, एसीआर करती है। कौन करती है, एसईआर। उसके अलावा जैसे केंद्रक होता है, केंद्रक कला का निर्माण कराती है, केंद्रक कला का निर्माण, केंद्रक कला का निर्माण भी कराती है। केंद्रक कला का निर्माण कौन कराता है, आर जो होती है केंद्रक कला का निर्माण भी कराती है। साथ में एसीआर जो होती है वो क्या करती है, विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है। दूसरी बात, लिपिड का संश्लेषण कौन करता है, एसीआर की आरईआर, बताइए। आप पक्का जानते हैं, एसीआर ही बताओगे। चलिए, तो ये हुई आपकी इंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसीआर और आरईआर। ठीक है, अब हम आपको दो प्रश्न दे रहे हैं, 1 से 2 प्रश्न दे रहे हैं, इनको आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, हम 1 से 2 प्रश्न दे रहे हैं, इनको आप बताइएगा। लिखा हुआ है, विषैले पदार्थों को बाहर करती है, विषैले पदार्थों को बाहर करती है। पहला है आपका एसीआर, सेकेंड है आरईआर, थर्ड है बोर्ड, फोर्थ है ननाफी। ठीक है, दूसरा प्रश्न, लिपिड की मेटाबॉलिज्म संपन्न होती है, संपन्न होती है। लिपिड की मेटाबॉलिज्म संपन्न होती है किसके द्वारा, एसीआर, दूसरा है आरईआर, तीसरा है बोर्ड, चौथा है ननाफी। 2 प्रश्न हो गए, इनका दोनों का उत्तर दीजिएगा। एक प्रश्न और ले लीजिए, स्पर्मेटोजेनेसिस या लीवर में पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है। एसीआर, आरईआर, बोथ, ननाफी। ठीक, ये 3 प्रश्न हैं, 1, 2, 3 और ये 4। ये 3 प्रश्न दिए गए हैं। विषैले पदार्थों को बाहर करती है, कौन करती है, उसको आप बताएंगे। लिपिड की मेटाबॉलिज्म संपन्न होती है, कहाँ होती है, कौन कराता है। लिपिड की मेटाबॉलिज्म संपन्न कराता है कौन, एसीआर की आरईआर कौन है, आप बताइए। लीवर में पाई जाती है कौन, एसीआर, आरईआर, बताइएगा। तो ये प्रश्नों का जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इन प्रश्नों का जवाब
आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसको ध्यान से समझिएगा, तभी ये उत्तर आप दे पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आप नहीं दे पाएंगे उत्तर, कितना भी आप कर लो। ठीक है, ये जब तक आप नहीं दे मतलब समझेंगे नहीं तब तक नहीं हो पाएगा। तो इसको आप तैयार कीजिए। इसके बाद फिर हम मिलते हैं गालजी बाजी के साथ। गालजी बाजी के साथ कैमलो गालजी 1898 उनके साथ मिलते हैं मारने में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।